अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल CSS स्पेशल के साइकोलॉजिकल चल रहा है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए अबाउट जनरल साइकोलॉजिकल के टॉपिक पे, CSS साइकोलॉजिकल के टॉपिक पे कि किस तरीके से होता है, क्या पैटर्न होता है, व्हाट टू डू, डूज एंड डोंट्स। जो वैसे ही काफ़ी बातें रोटेट करती रहती हैं फेसबुक पे एंड हर मीडिया चैनल पे, लेकिन आई कुड नॉट फाइंड अ सिंगल यूट्यूब वीडियो जिसमें सारी की सारी नॉलेज एक ही जगह पे कंपाइल्ड हो। So I thought of making it right here, right now. So about कराची सेंटर जो FPSC है बाथ आइलैंड, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, उससे रिलेटेड गाइड करेंगे और वीडियो बनाएंगे हम। सो जैसे ही रिटन क्वालिफिकेशन वाला रिज़ल्ट आ जाती है, जैसे ही पता चल जाता है कि कौन कौन रिटन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, उनको बिफोर देयर साइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑलरेडी कुछ लेटर्स रिसीव हो जाते हैं, जिसमें एजुकेशनल परफॉर्मा है, जिसमें प्रेफरेंस लेटर होता है, जिसमें गाइडेंस लेटर होता है, जिसमें अंडरटेकिंग होती है। ये सारी चीज़ें उनको रिसीव हो जाती हैं। उसके बाद वैसे तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन उनका जो पेपर स्ट्रक्चर होता है वो हमारे प्रिंटिंग वाले A4 साइज़ के पेपर से अलग होता है। वो जो आई डोंट नो व्हाट टू कॉल दैट पेपर स्पेसिफिकली, तो वो अलग से वो जो ब्राउन टाइप ऑफ वाइट टाइप पेपर पे वो भेजते हैं। सो जैसे हम एप्लीकेशन फॉर्म PDF को एडिट करके ऑनलाइन कंप्यूटर में भी काफ़ी लोगों ने किया होगा, ऑनलाइन ही ले जाते हैं। हमने जो पहले किया हुआ था कंप्यूटराइज एडिटेड, उस तरीके से हम अपना एजुकेशनल परफॉर्मा नहीं राइट कर सकते, उनको उसी पेपर पे ही चाहिए होता है। सो ट्राई के हैंड राइटिंग में अच्छे से खूबसूरती से वहीं से घर से लिख के आएँ, और जिनकी सर्टिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं तो वो जगह अकॉर्डिंगली बना दें। उसी पेपर पे ही एडजस्ट होना है जितनी भी सर्टिफिकेशंस हों आपकी। कुछ लोग वर कंसर्न अबाउट द लोकेशन के भाई हमने कराची में कहाँ पे जाना है, कौन सी जगह पे जाना है, तो जगह वही है जो आपको गूगल मैप बताता है कि FPSC बाथ आइलैंड। गूगल मैप पे आप ये लिखें या कोई भी आप कैब करा रहे हैं तो ये एड्रेस लगाएंगे तो जो क्लिफ्टन वाला एड्रेस सामने आता है, बिल्कुल आपको गूगल मैप अकॉर्डिंगली बेहतरीन तरीके से गाइड करेगा और आप एग्जैक्टली जाके उसके दरवाजे पर लैंड करेंगे। उसके अलावा कराची के हालात का कुछ पता नहीं होता, कभी कोई जलसे, कभी कुछ स्ट्राइक, कभी क्या, कंटेनर्स हमेशा खड़े हुए होते हैं। सो आई रिकमेंड बिल्कुल टाइम से भी पहले निकलें। अगर उन्हें 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे दिया है तो वो इंस्ट्रक्शंस में मेंशन करते हैं कि आप 7:30 बजे पहुंच जाएं, लेकिन आपने अपने दिमाग में रखना है कि आप 7 या 7:15 से पहले पहुंच जाएं, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो। कुछ भरोसा नहीं होता हालात का। टैंकर्स खड़े हुए थे, आज भी मैंने यही केसेस सुने थे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था जिसकी वजह से लोग लेट होने के चांसेस थे, लेकिन वो किसी तरीके से पहुंच गए। तो जी, लोकेशन से पहले भी यू हैव टू मेक श्योर कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर तो आप उसको दोबारा फिल कर रहे हैं तो इट्स क्वाइट एक्सटेंसिव, बहुत बड़ा है। उसको एडिट कर रहे हैं आप या फिर लिख रहे हैं तो डू नॉट लीव इट ऑन द लास्ट है कि भाई आखिरी दिन कुछ ना कुछ देख लेंगे। नो, पहले ही करना है, क्योंकि आखिरी दिन और भी हज़ार काम निकल आते हैं और फिर आखिर का दिन आपका ऐसे गुजर जाता है, कुछ तैयारी का मौका नहीं मिलता। सो जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाए, सो डू इट एज सून एज पॉसिबल, तो आपके लिए ये बेहतर होगा, अच्छे से टाइम मैनेज हो जाएगा। लेट्स कम टू द रिक्वायरमेंट कि क्या क्या लेके जाना है। तो वहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आप फिल करके जाते हैं, तो उसके लास्ट पेज पे, लास्ट या फिर कहीं भी बीच पे एक चेक लिस्ट होती है कि आपने क्या क्या लेके जाना है। इंश्योर कि वो चेक लिस्ट आपकी पूरी होनी चाहिए। एक केस ऐसा भी हुआ था कि फेडरल ट्रेजरी रिसीट मांग रहे थे 2200 रुपये की, जो कि कैंडिडेट्स जमा करवाते हैं रिटर्न से पहले। तो एक केस में वो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन लकीली उन्होंने वो नहीं मांगी। लेकिन ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विथ 2 अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़। फ़ोटोकॉपीज़ तो उनकी डिमांड ये होती है कि एक होनी चाहिए, लेकिन अक्लमंदी यही है कि आप 2 कॉपीज़ अटेस्ट करके ले जाओ, CNIC कॉपी अटेस्ट करके ले जाओ। 4 फ़ोटोग्राफ्स उन्होंने रिक्वायरमेंट में लिखी हुई है, लेकिन 3 वो लोग मांगते हैं, यही सुनाई दिया है, तो फिर चारों ले जाओ। एक हर चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए। उसके अलावा दे हैव इंस्ट्रक्टेड इन देयर इंस्ट्रक्शंस कि आपने 2 लेड पेंसिल, एक इरेज़र, एक शार्पनर लेके जाना है, जो कि आखिर तक आपको काम आएगा। सो पेन की ज़रूरत नहीं है, बस ये 3 चीज़ें लाजमी लेकर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हर किस्म के कलर्स होते हैं, क्रेयॉन्स होते हैं, और बाकी भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन लेड पेंसिल वगैरह आपने खुद ही लेके जानी है। तो लाजमी ये चीज़ें उठानी है और अभी से पैक करते जाएँ वो फ़ाइल जो आपने लेके जाना है साथ में। मोबाइल फ़ोन्स वगैरह वहाँ पे अलाउड नहीं होते, ना ही लड़कियों के बैग्स वगैरह अलाउड होते हैं। तो वो तो पहले ही इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपका कोई बाहर खड़ा हुआ है या गाड़ी वगैरह है तो जाके सामान उसमें रख के आएँ। नहीं तो अंदर जाने के बाद भी जाते ही हमने सारी चीज़ें सबमिट करानी होती हैं वापस, अगर ले आना मजबूरी है तो ले आएँ।
और साइट पे सबमिट हो जाती है, वो फिर लास्ट में ही हम खोल पाते हैं। तो इन चीज़ों की पूरे टाइम में कोई ज़रूरत नहीं होती है सच। उसके अलावा पूरा दिन जो है लोग जाके 3 साढ़े 3 बजे तक फारिग होते हैं। सुबह रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे का होता है। वहाँ से लेके आखिर तक वहाँ पे कुछ खाने पीने का मैकेनिज़्म नहीं है, ना ही आसपास कोई शॉप है, कुछ चाय खाना पीना कुछ नहीं है बंदोबस्त। तो फिर अच्छे से नाश्ता करके आएँ, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स मैंने सुना था बिना नाश्ते करे चले गए थे, तो फिर उनका दिन बहुत बुरा गुजरा, बहुत भारी गुजरा। तो खा पी के फिट फाट जाना है। वैसे तो मैं अब तक सारी रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वन मोर थिंग टू रिपीट के 3 चीज़ें वो लोग आपको देते हैं बाय पोस्ट। उनमें से एक है अंडरटेकिंग, एक है रेफरेंस लेटर या फिर रेफरेंस ग्रुप, और उसके अलावा जो होता है तीसरा एजुकेशन परफॉर्मा। तो जो प्रेफरेंस वाला पेपर है वो आपके इस दिन साइकोलॉजिकल के दिन किसी काम का नहीं है। उसके अलावा बाकी 2 चीज़ें हैं अंडरटेकिंग और एजुकेशन परफॉर्मा। वो दोनों आपसे लेंगे। वो दोनों चीज़ें कम्प्लीटली घर से ही फिल करके जानी है, ताकि वहाँ पे टाइम ना ज़ाया हो, और अपनी सर्टिफिकेशंस वगैरह ठीक से लिखिएगा, और वो फिर जाते ही आपने सबमिट करा देनी है। रिसीट 2200 वाले का मैं रिपीट करूँगी कि वो नहीं ली गई थी कैंडिडेट से। उन्होंने कहा था कि क्योंकि वो ऑलरेडी सबमिटेड है उनकी तरफ कॉपी एक, तो वो डिमांड नहीं की गई इन केस जिनका अभी संभाला हुआ नहीं है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास नहीं संभाला हुआ तो अभी से कहीं से ढूंढ ले, क्योंकि हो सकता है आगे के प्रोसेस में आपको काम आए। अगर नहीं ढूंढा हुआ तो फिर उसकी कुछ कॉपी, कुछ एविडेंस वगैरह देखने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करवा दें, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का प्रोसेस है कि भाई आपको कुछ कॉपी या सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी जगह पे। तो इट इज़ टाइम टेकिंग, सो बेटर कि वो आप देख लें। वन मोर थिंग टू मेंशन कि वो अपने परफॉर्मा में फीस स्ट्रक्चर का भी पूछते हैं। जो जो शुरू से आपने स्कूल मेंशन किए हुए हैं, जो कॉलेज मेंशन किए हुए हैं, जो यूनिवर्सिटी एंड ऑल, सबका फ़ीस स्ट्रक्चर वो अलग अलग पूछते हैं हर इंस्टीट्यूट का। चाहे आपने प्राइमरी यूनिवर्सिटी कहीं और से किया हो या सेकेंडरी कहीं और से किया हो, तो आप एक एस्टिमेट किसी से पूछ के कहीं से मालूम करके लाजमी लेके जाइएगा, क्योंकि फिल तो आपने लाजमी करना है। तो वहाँ से सोच के कुछ कैलकुलेट करके कुछ लिखना तो अच्छा है। तो आप पहले ही सोच के जाएं। वो फील्ड्स स्किप नहीं हो सकती, उन्होंने वहाँ पे लगाई हैं तो जाहिर है स्किप करने के लायक नहीं है। अगर स्किप करने के मार्जिन होता तो फिर वो लगाते ही ना। उसके अलावा हमें सैलरीज़ का नहीं पता होता कि हमारे घर में कौन कितना कमा रहा है, और तो हमारा एनुअल हाउस होल्ड इनकम कितना है, तो वो भी हमने लाजमी वहाँ पे मेंशन करना होता है। तो वो भी ऑलरेडी कैलकुलेट करते हुए आप एडवांस में लिख के जाएं कि आपका एनुअल हाउस होल्ड इनकम कितना है। अगर वालिद वालदा भाई बहन जो भी कमा रहे हैं तो फिर टोटल कितना बनेगा आपका पैसा जो आपके घर में आ रहा है पूरे साल। तो वो आपने फिगर्स जो है अपने साथ लेके जानी है, क्योंकि वहाँ पे आपको काम आएंगी। उसके अलावा वहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म देते हैं तो वो तब का एप्लीकेशन फ़ॉर्म होता है जब हमने रिटन के लिए एप्लीकेशन फ़ॉर्म जमा कराया होता है। तो उसमें हमारी एज भी कंपैरेटिवली कम होती है, हमारी डिग्रीज भी हो सकता है कम हो, उसके बाद हमने कुछ कर लिया हो, हमारा मैरिटल स्टेटस भी हो सकता है कुछ और हो और अब कुछ और है। तो वो सारी डेटा जो अपडेट है वो वहाँ पे करवाते हैं। तो आपने अपनी एज और हर डेट इस हिसाब से लिखनी है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर यू आर 26 ईयर्स ओल्ड, तो सिर्फ 26 ईयर्स इज़ नॉट इनफ। आपने अपने साल भी काउंट करके जाने हैं, अपने मंथ्स भी काउंट करके जाने हैं, अपने डेज भी काउंट करके जाने हैं, क्योंकि पूरा डिटेल वहाँ पे लिखना पड़ता है। तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है तो फिर वो भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी एम्प्लॉयमेंट को कितने साल गुजरे हैं, कितने मंथ्स गुजरे हैं, कितने डेज गुजरे हैं, ताकि आप इजीली वहाँ पे लिख सकें, बजाय कि आप कैलकुलेट करने बैठ जाएं बिना कैलकुलेटर के, बिना गूगल के। और वहाँ पे आपने मार्क्स मेंशन करने होते हैं, एग्जैक्ट मार्क्स जो आपने मैट्रिकुलेशन में लिए थे, जो आपने इंटरमीडिएट में लिए, जो आपने ग्रेजुएशन में लिए, जो आपने मास्टर्स में लिए, एज इट इज़ आपको मार्क्स याद होने चाहिए। तो या तो किसी पेपर पे लिख के जाएं, या तो फिर अपनी जो एक्स्ट्रा फ़ोटोकॉपी मैंने आपको जिक्र किया, क्योंकि ओरिजिनल उस टाइम आपके पास नहीं होते और एक फ़ोटोकॉपी जो होती है वो आप ऑलरेडी जमा करा चुके होते हैं। तो मैंने आपको रिकमेंड किया कि एक एक्स्ट्रा फ़ोटोकॉपी लेके जाइएगा, जो आपके साथ उधर अंदर होनी चाहिए फ़ाइल। उसमें से आपने मार्क्स देख के फिर उस पर एडिट करके लिखते जाना है कि इतने इतने मार्क्स हमने अचीव किए थे इस चीज़ में। इसके अलावा आपको 2 रेफरेंस का नाम और एड्रेस देना होता है, क्योंकि आपके पास उस टाइम फ़ोन भी नहीं होता और आपने किसी और का एड्रेस याद नहीं किया हुआ होता। तो इट इज़ गाइडेड कि आप पहले से ही 2 किसी भी लोगों का जो कि आपके डायरेक्ट फैमिली मेम्बर या रिलेटिव ना हो,
तो आप उनका नाम अलोंग विद देयर एड्रेस लेके जाएं, क्योंकि वहाँ एप्लीकेशन पे मेंशन करना होता है जब आपने सारी चीज़ें जमा करा देनी है। उसके बाद फिर एड्रेस का इशू कुछ लोगों को होता है, सो बेटर टू टेक इट विथ यू। एक और एस्पेक्ट की बात करें तो वहाँ एप्लीकेशन पे आपसे पूछते हैं कि आपका ब्रॉटअप जो है कहाँ कहाँ से है। तो 2 ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपने मेंशन करना होता है कि फर्स्ट ऑप्शन ये है कि 16 साल की उम्र तक या उससे पहले आपका ब्रॉटअप कौन कौन सी जगह का था, और उसके बाद आपने कौन कौन सी जगह में रहे। तो जी इवेंचुअली ये सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करते करते हमें 9 बज जाते हैं कैंडिडेट्स को। तो फिर 9 बजे के बाद वो लोग अपने रिटन टेस्ट स्टार्ट करवाते हैं। स्टार्ट सबसे पहले करवाते हैं ऑटोबायोग्राफी से, जो कि 5 मिनट्स देते हैं कि आपने 5 मिनट्स में लिखनी है। इट इज़ अ रिटन टास्क। उसमें ये होता है कि वो चीज़ें आपने मेंशन करनी है जो आप पहले एप्लीकेशन फॉर्म में या किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू आपने नहीं बताई। तो वो सारी चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। बी अवेयर कि ये अपनी क्वालिफिकेशन और फजूल चीज़ें बता के आप अपने स्पेस और टाइम ना ज़ाया करें। वहाँ पे वो चीज़ बताएं जो इंटरेस्टिंग हो आपके लिए और जो आपने पहले ना बताई हो। तो इट इज़ रिकमेंडेड। उसके बाद फिर सेंटेंस कंप्लीशन होता है कि उन्होंने 1-2 वर्ड लिखे हुए होते हैं और आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है। वो 30 क्वेश्चंस इस किस्म के इंग्लिश में देते हैं और 30 उर्दू में देते हैं, और दोनों के लिए अलग अलग टाइम होता है। इंग्लिश के लिए 5 मिनट्स होते हैं, फिर उर्दू के लिए 5 मिनट्स होते हैं। तो आपने वो अटेम्प्ट करने होते हैं। पहले इंग्लिश दिया उन्होंने, 30 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए। जल्दी जल्दी लिखें, छोटे सेंटेंस लिखें, कीप योर सेल्फ पॉजिटिव। उसके अलावा कोशिश करें कि कोई भी सवाल आपका रहे ना, वो टाइमली सारे के सारे पूरे कर लें। और कैंडिडेट्स मोस्टली बोलते हैं कि उनके इंग्लिश सारे के सारे पूरे हो जाते हैं टाइमली, लेकिन उर्दू में उनको मसला आता है ये कि क्योंकि उर्दू का राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती कैंडिडेट्स की, इसकी वजह से एक तो राइटिंग में भी इशू आता है और उनको थॉट्स का भी इशू आता है। तो वहाँ पे जाने से पहले अपनी उर्दू की प्रैक्टिस को अच्छा बनाएं ताकि आप टाइमली सब कुछ कवर कर सकें। इन दोनों टास्क के अलावा वो देते हैं इंटेलिजेंस, जनरल एबिलिटी वगैरह से, कि जो शेप्स बनी हुई होती हैं कि एक पैटर्न फॉलो करना होता है। 3 शेप्स बनी हुई है, उसमें एक पैटर्न ऑलरेडी फॉलो हो रहा है, मज़ीद 3 शेप्स बनी हुई है उसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अपने आपने तीसरी जो 9th शेप होती है वो रिकमेंड करनी होती है कि इस ऑप्शन में क्या आएगा। तो शुरू में वो कंपैरेटिवली ईजी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे अपना लेवल बढ़ता जाता है तो वो टेक्निकल और टफ होते जाते हैं। तो ये टोटल जो है 36 क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। तो 30 मिनट्स आर क्वाइट लेस अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो। इसलिए काफ़ी लोगों का ये एस्पेक्ट भी रह जाता है, क्योंकि आगे टेक्निकल चीज़ें स्टार्ट होती जाती हैं और वो लोग फिर कंप्लीट नहीं कर पाते और आखिर वाले 8 से 10 सवाल लोगों को ही रह जाते हैं। तो ये पैटर्न लाजमी बिफोर टाइम प्रैक्टिस कर लें। वन मोर एक्टिविटी टू मेंशन कि उन्होंने ड्राइंग करवानी होती है आपसे। एज मेंशन अर्लियर कि वहाँ पे एक ही क्लास में टोटल अगर 10 कैंडिडेट्स हैं तो 2 टेबल्स भरे हुए कलर्स के पड़े हुए होते हैं। उसमें पेंटिंग कलर्स होते हैं, उसमें हर किस्म के मार्कर्स होते हैं, उसमें क्रेयॉन्स होते हैं, उसमें पेंसिल कलर्स होते हैं, उसमें स्केच पेंसिल होती है, हर किस्म की चीज़ है। तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पहले आपको टाइम देते हैं कि आपसे हम ड्राइंग करवाने लगे हैं, अपने जो है कलर्स आप सेलेक्ट कर लें, क्योंकि वो तब तक हमें बता चुके होते हैं कि आपने ड्राइंग आगे क्या करनी है। तो उस हिसाब से हम जाके कलर सेलेक्ट करते हैं और हर कोई भर भर के लेता है। लेकिन बाद में भी कैंडिडेट्स के पास टाइम होता है कि अगर उसने कोई कलर एक्सचेंज करना हो और कुछ नए एडिशनल लेने हो या बहुत ज़्यादा लेने हो तो आप कभी भी जाके टेबल से उठा के ले आ सकते हैं। लेकिन इतना टाइम नहीं होता तो फिर कलर्स ऑलरेडी सोच लेने चाहिए कि कौन से यूज़ करने हैं और एक ही बार में बंदा उठा लाए कि टाइम सेव हो। टास्क ये होता है कि आपने एक स्काई ड्रॉ करना है और एक अर्थ ड्रॉ करनी है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके के साथ था कि ड्राई स्काई एंड अर्थ एंड मेंशन, नॉट मेंशन बट एग्जिबिट योर हैप्पीनेस एंड सैडनेस मूवमेंट रेस्पेक्टिवली। तो इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। कोई 2 स्काई बना के आता है, एक हैप्पीनेस वाला एक सैडनेस वाला अलग। कोई 2 अर्थ बना के आता है, हैप्पीनेस और सैडनेस वाला अलग अलग। कुछ कैंडिडेट्स ने एक स्काई बनाया एक अर्थ बनाया, उस पे दोनों मोमेंट्स लिख दिए ना, सैड और हैप्पी स्काई पे, सैड और हैप्पी अर्थ पे। कुछ ने ये कम्प्रीहेंड किया कि क्योंकि आखिर में रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ था तो हैप्पी मोमेंट स्काई में बनाना था और सैड मोमेंट अर्थ में बनाना था। तो कोई जाके इस किस्म की ड्राइंग कराया। ड्राइंग में भी आपने बहुत पॉजिटिव रहना है, वो हर अकेडमी भी सिखाती है आपको कि किस तरीके से आपने पॉजिटिविटी शो करनी है। कुछ ऐसी ड्राइंग नहीं बनानी जो कि आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स शो करे। तो बी पॉजिटिव, यूज़ गुड कलर्स और
शो द हैप्पी मोमेंट्स और सैड मोमेंट इतने ज़्यादा सैड ना हो कि वो कोई अंदर की रग दिखा दे आपकी। सो कीप योर सेल्फ न्यूट्रल। इस एक्टिविटी के लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाते हैं, लेकिन हर टाइमलाइन बहुत ही कम लगती है क्योंकि अ लॉट टू वर्क। तो इसलिए ज़रा टाइम की प्रैक्टिस ऑलरेडी करते रहें। तो कीपिंग माइंड के अगर आपसे ऐसा कुछ पूछ लिया जाए कि इस माहौल में आप ये बनाएं, तो फिर आपने क्या ड्रॉ करना है। थोड़ी बहुत ड्राइंग की प्रैक्टिस भी इसमें लाजमी है। इट इज़ सेड कि दे डू नॉट जज द ड्राइंग, लेकिन अगर आपको ड्राइंग आएगी तो आप कोई आइडियाज़ एक्सप्रेस कर पाएंगे ना। जब ड्राइंग ही नहीं आएगी तो एक इंसान खुद को एक कीड़ा दिखा के आएगा ड्राइंग में। सो यू हैव टू सी दैट। वन लास्ट टाइम कंस्ट्रेंट एक्टिविटी वो ये थी कि आपने कोलाज बनाना था। कोलाज क्या होता है? कोलाज इज़ अ मिक्सचर ऑफ पिक्चर, जो कि अलग अलग पिक्चर्स आपकी कलेक्टेड होती हैं। अब कोलाज किस चीज़ का बनाना है? वो योर वरीज एंड ट्रबल एंड योर हैप्पीनेस, इस तरीके से कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव थे। और उसमें आपने अब ड्राइंग में भी और इस कोलाज में भी आपने राइटिंग कुछ नहीं करनी, जस्ट कि आपने वहाँ पे टाइम लिखना है कि ये किस टाइम को मेंशन कर रहा है उस उन ड्राइंग्स में। और कोलाज में भी आपने कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी टाइप नहीं करना, जस्ट आपने ड्राइंग बनानी है। इट इज़ फॉर देयर इंटरप्रिटेशन कि वो क्या इंटरप्रेट करते हैं आपकी ड्राइंग में। यू कैन नॉट मेंशन एनीथिंग। तो उस कोलाज में भी आप जो भी चीज़ बनाते हैं, कुछ हैप्पीनेस ज़ाहिर करें, कुछ मसले ज़ाहिर करें, लेकिन उसमें भी ज़ाहिर है कुछ ज़्यादा मसले नहीं ज़ाहिर करने के, कोई किसी का मर्डर कर रहा हो या फिर वॉट एवर। स्टे योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ पॉजिटिव। तो जी नो वरी कि आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं पता आप कैसे करेंगे, आपको ये नहीं पता, आप वो नहीं पता। सिंपली वो पहले इंस्ट्रक्शन का आपको पेपर पकड़ाते हैं कि आप आराम से इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो, टेक योर टाइम जितना भी आपको चाहिए। जब व्हेन यू आर डन रीडिंग इंस्ट्रक्शंस, तो फिर वो आपसे पूछेंगे कि आर यू डन, आप बोलेंगे येस, तो उसके बाद फिर आपको वो पेपर देंगे। तो हर पेपर की इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आपको बताई हुई है वहाँ पे लोग भी होते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आए, वैसे तो मैंने काफ़ी इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी आपको साथ साथ बता दिए हैं, लेकिन कुछ नहीं समझ आता तो वहाँ देयर आर हेल्पर्स देयर, जिनसे आप पूछ सकते हैं हर बात। तो जी एंड में बस ये, अब इसको एक्टिविटी नहीं कहेंगे, लेकिन वो एक पेज पकड़ाते हैं कि आप अपनी सोशल प्रोफाइल्स इस पे अकाउंट डिटेल दें। अकाउंट डिटेल में क्या होता है? या तो ईमेल होती है या तो कोई यूज़र नेम वगैरह होता है। वहाँ पे सारे टैब्स बने हुए होते हैं कि यूट्यूब का क्या है अगर है तो इसी तरीके से यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह के आपके अकाउंट डिटेल्स पूछे हुए होते हैं, जो कि आपको यूज़र नेम वगैरह काफ़ी लोगों को नहीं याद होता, तो फिर वो कुछ भी लिखाते हैं या फिर अपनी ईमेल वगैरह लिखाते हैं जिससे अकाउंट कनेक्टेड हो। लेकिन इस चीज़ की भी डिटेल ली जाती है कि पब्लिक अकाउंट है आपका, प्राइवेट अकाउंट है आपका, किस किस चीज़ पे कौन से यूज़र नेम या कौन सी ईमेल के साथ अकाउंट है। इसमें कुछ टाइम नहीं होता, बस आपने फिल करके आखिर में सबमिट कराना होता है। तो ये सारी जो मैंने अब तक एक्टिविटीज़ आपको बताई हैं, ये 9 से 11 के दरमियान होती हैं। 2 घंटे हमसे कंटिन्यूस आपसे काम करवाएंगे। एक एक्टिविटी ख़त्म हुई, दोबारा शुरू होगी, दूसरी ख़त्म हुई, तीसरी शुरू होगी, चौथी, कंसेक्यूटिव एक्टिविटीज़ कराते जाते हैं और 2 घंटे कंटिन्यूस आपके इधर लगते हैं। उसके बाद फिर 11 बजे आपको ब्रेक मिलती है और उसके बाद फिर वर्बल सेशन शुरू होता है, डिस्कशन सेशन शुरू होता है आपका, जिसमें आपका ग्रुप टास्क होता है, जिसमें एक्सटेम्पोर स्पीच होती है। तो उसके बारे में आप बताते हैं कि आफ्टर ब्रेक वो आपको बताएंगे कि आपका सीट नंबर ये है। टोटल कैंडिडेट्स अगर 9-10 हैं तो 1 2 3 4 5 करके आपको एक नंबर एलोकेट करेंगे। जिस तरीके से आपकी रोल नंबर सिक्वेंस है उस उस फॉर्म में जो अनाउंसमेंट हुई थी आपके साइकोलॉजिकल के एफपीएससी की वेबसाइट पे जो पड़ा हुआ है, उसमें जिस तरीके से आपके रोल नंबर की सीक्वेंस है, अगर वो पहले नंबर पे आता है तो आपका पहला नंबर है, अगर दूसरे पे आता है तो दूसरा है। इस तरीके से वो नंबर्स एलोकेट करते हैं हर कैंडिडेट को। तो फिर वो नंबर के हिसाब से जाके उस रूम में बैठ जाते हैं। 3 पैनल मेंबर साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए थे हमारे सामने और हमने जाके लाइन वाइज बैठ जाना है। उसके बाद इस बार इन्होंने कैंडिडेट के साथ ये किया है कि उन्होंने उनको एक उर्दू लैंग्वेज वीडियो दिखाई, जिसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में ज़िक्र किया हुआ था। ये फिगर्स हैं, ये है, वो है। और विक्टिम्स जो थे वो भी बता रहे थे कि भाई ओवर बारिशों की वजह से ये हुआ वो हुआ। तो पूरी वीडियो थी, इजी थी, इतना टेक्निकल नहीं है, क्वाइट क्लियर थी, विजिबल थी, अंडरस्टेबल थी, ऑडिबल थी, तो उसको समझना मुश्किल नहीं है। उसके बाद दे असाइन द टास्क कि क्योंकि आप लोग 10 मेंबर हो, तो जो नंबर वाइज बैठे हुए थे, शुरू वाले 2 लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद वाले 2 लोग फेवर में बात करेंगे टॉपिक के, उसके बाद वाले 2 लोग टॉपिक के अगेंस्ट बात करेंगे, उसके बाद वाले 2 लोग टॉपिक को कंक्लूड करेंगे,
उसके बाद वाले 2 लोग टॉपिक को समराइज़ करेंगे। तो कौन क्या करेगा, दिस कुड बी एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। लेकिन ये है कि मोस्ट अंडरस्टूड यही है जो कि अब तक मैंने सुना है कि चलता आ रहा है, कि आप जो है वो रोल नंबर वाइज अपनी सीरीज़ देख लें, तो उस हिसाब से पता चलेगा। अगर तो बिल्कुल शुरू में है तो आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, तो इस तरीके से जो मैंने सीक्वेंस बताई आपको अकॉर्डिंगली मिलेगी। लेकिन गेट योर सेल्फ रेडी कि भाई कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। दिस इज़ जस्ट द थिंग जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने अब तक देखी है साइकोलॉजिकल का पैटर्न। उसके बाद इसी ग्रुप डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए दे वांट अस टू सेलेक्ट अ पर्सन अमंग अस, जो कि उस पूरे टॉपिक की डेटा को एग्जिबिट कर सके, डिलीवर कर सके। सब पैनल मेंबर्स के सामने वो एक ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव हो जो पूरी वीडियो जो है ना प्रेजेंट करेगा उनके सामने। तो वो लोग पूछते हैं कि आप अपने कंसेंसस से नॉमिनेट करें किसको, आपका कंसेंट हो उसमें कि हमारी तरफ से ये बंदा पूरे ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएगा। तो वो पूछते हैं, तो ग्रुप ने एक बंदे को सेलेक्ट किया। आज जो साइकोलॉजिकल हुआ था मैं उसकी बात कर रही हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि पूरे ग्रुप ने एक बंदे को सेलेक्ट किया। उसने कहा इफ़ नॉट हर तो फिर कौन। फिर उन्होंने दूसरा नाम दिया, फिर उन्होंने इफ़ नॉट बोला, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये पूरी सीक्वेंस बनाई उन्होंने कि कौन किस नंबर पे अपने आप को वॉलंटरली प्रेजेंट करता है उस प्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन इवेंचुअली उन्होंने वो प्रेजेंटेशन नहीं ली, फॉर वॉट एवर रीज़न मे बी एवरी वन वॉज एबल इनफ टू स्पीक वेल। हो सकता है इसलिए, या फिर देवर टाइम कंस्ट्रेंट, या फिर दे गॉट टू नो द साइकोलॉजी जो इन्होंने बाद में लेनी थी। लेकिन ये भी क्वाइट अनसर्टेन है, लाजमी नहीं है कि ये हर किसी की ना लें। कुछ ग्रुप्स की उन्होंने ली है, कुछ को 5 मिनट दिया है, कुछ को 3 मिनट दिए हैं, कुछ को 2 मिनट दिए हैं, कुछ से नहीं लिया। तो इट्स अप टू देम, उनके मूड पे डिपेंड करता है। सो गेट रेडी फॉर दिस एज वेल। तो इस तरीके से हमारी ग्रुप डिस्कशन ख़त्म हुई और फ़ौरन वहीं पे ही हमारी सेकंड एक्टिविटी शुरू हुई। और ग्रुप डिस्कशन के लिए हमें उन्होंने 8 to 10 मिनट्स दिए थे कि आपने इसमें अपना बंदा भी सिलेक्ट करना है और आपने डिस्कस करना है। तो हर इंसान के पास ऑलमोस्ट 1 मिनट का टाइम होता है। तो जी ग्रुप डिस्कशन के बेसिक से रूल होते हैं जो कि आपने नहीं करने के। अगर कोई एक बंदा बोल पड़ा आपके साथ ही, तो फिर आप उसको टर्न दो बोलने का। इट इज़ कंसिडर्ड अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर यू। और ज़्यादा नहीं बोलना कि दूसरों को मौका ना मिले कि बस बोलते ही जाओ आप और दूसरे मेंबर्स इंतज़ार कर रहे हैं, दे डोंट वांट टू कट यू, लेकिन आप उनको मजबूर कर रहे हो कट करने पे। इट इज़ कंसिडर्ड कि आप बिना वजह अजीब सा कुछ सवाल ना कर लें दूसरे कैंडिडेट से, क्योंकि जैसे सवाल करते हैं वो जवाब देता है, फिर आप और एक और सवाल करते हैं खुद को सही प्रूव करने के लिए, तो एक डिबेट सी छिड़ जाती है। तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड कि आप जो है उस फजूल डिबेट में पड़े। इट इज़ कंसिडर्ड अ बैड पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट फॉर यू। तो ये बेसिक से रूल हैं कि यू हैव टू बी कंसिडर्ड इनफ कि कोई और बोल रहा हो तो आप उसको बोलने दें। आई थिंक दिस इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ नॉलेज, बट ये एटिकेट्स हैं हमारे जो वहाँ पे जज किए जाते हैं। तो इन बेसिक से रूल्स का ख्याल रखना है। तो जी अगर तो आपको प्रेजेंटेशन होती है तो फिर प्रेजेंटेशन इज़ द कंप्लीशन ऑफ वन एक्टिविटी। उसके बाद फिर आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट होगी, वो है एक्सटेम्पोर स्पीच, जिसमें मैंने आपको बताया कि दो दो लोगों को टास्क रोल असाइन किया जाता है। 2 लोग इंट्रोडक्शन देंगे, 2 लोग टॉपिक के फेवर में बात करेंगे, 2 लोग टॉपिक के अगेंस्ट बात करेंगे, 2 लोग कंक्लूड करेंगे, 2 लोग समराइज करेंगे। तो ये जो है बारी बारी टर्न आता है, एवरीवन नोज व्हाट टू स्पीक। और जो दो दो लोगों का पेयर बनता है तो वो उनके आपस में भी कोऑर्डिनेशन होती है कि कितना आपने बोलना है कितना हमने बोलना है। उसमें फिक्स 1 मिनट तक ही बोलना होता है, उससे ज़्यादा भी नहीं बोलना होता। उससे कम बोल लें तो फिर भी बात चल जाती है, लेकिन जब उससे ज़्यादा बोलेंगे तो वो खुद ही बेल रिंग कर देते हैं। और इट इज़ क्वाइट ऑफेंसिव कि भाई अब आपको ज़बरदस्ती बैठना पड़ रहा है अपनी बात मुकम्मल किए बिना। तो प्रैक्टिस करें कि जी 1 मिनट तक आप कितना बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइम का पता नहीं चलता बोलते हुए। और बार बार वॉच भी नहीं देख सकते आप, क्योंकि आपका फोकस स्पीच पे होता है। तो 1 मिनट तक या 1-2 सेकेंड्स कम उसे बोलने की प्रैक्टिस करें, ताकि यू शुड नो के व्हेन टू एंड दिस। तो इस तरीके से जी ये दोनों एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके बाद ऑल कैंडिडेट्स, उनको जी इजाज़त होती है कि आप लोग कमरे से बाहर चले जाएँ। और उसके बाद जो है वो इंटरव्यू पैनल की सेटिंग होती है कि अब इंडिविजुअल इंटरव्यू होगा हर किसी कैंडिडेट का। तो वो भी रोल नंबर वाइज ही कॉल करते हैं, पहले बिठाते हैं लाइन में। उसके बाद जिसका पहले रोल नंबर है वो पहले इंटरव्यू के लिए जाता है। और इंटरव्यू के लिए जाता है तो वो वापस उन कैंडिडेट्स की तरफ नहीं आता, उसको अलग ही रास्ते से बिल्कुल बाहर ही छोड़ दिया जाता है, ताकि वो दूसरों को ना बताए कि अंदर चल क्या रहा है। तो इस तरीके से एक एक कैंडिडेट जाता है। जो जिनका लास्ट में रोल नंबर होता है उनको बहुत लास्ट में चांस मिलता है और उनका काफ़ी टाइम इधर
ज़ाया भी होता है। तो जी उसके लिए जब वो अंदर बुलाते हैं तो इंटरव्यू पैनल के की तरफ जाने से पहले देयर इज़ एन एक्टिविटी जिसमें दे वांट अस टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योरसेल्फ, जो एक क्लियर सामने फ्रंट व्यू पिक्चर होनी चाहिए कि वो आपको बेस्ट डिपिक्ट करे। तो आप वो इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ होता है कि आपने कोई कार्टून नहीं ड्रॉ करना, आपने कोई इमोजी वगैरह नहीं ड्रॉ करनी, यू हैव टू ड्रॉ योरसेल्फ के हाउ डू यू परसीव योरसेल्फ। तो उसकी जो है बस उसको जस्ट ड्रॉ ही करना होता है, कोई कलरिंग वगैरह का सीन नहीं होता। तो वो भी लास्ट मोमेंट में हमसे कार्टून ही बनेगा अगर कोई प्रैक्टिस नहीं होगी तो। सो बेटर टू प्रैक्टिस इट अर्ली। उसके बाद जब तक हम वो पिक्चर बनाते हैं तब तक पिछले कैंडिडेट का इंटरव्यू चल रहा होता है। तो फिर जब हम पिक्चर बना चुके होंगे तो फिर थोड़े वेट के बाद फिर हमें बुलाया जाएगा, तो उनके सामने हमारी पूरी प्रोफाइल होगी और दे विल आस्क क्वेश्चंस उसमें से ही कि क्या है, जनरल से सवाल कि क्या कर रहे हैं, क्या हॉबीज़ हैं आपकी, आपको गुस्सा किस बात पे आता है, आप अपने गुस्से को कैसे रेटिंग करेगी, सिविल सर्विसेज के प्लस माइनस बताएं। उसके अलावा पैनल में क्योंकि 3 मेंबर्स होते हैं तो एक तरफ से सवाल आता है, फिर दूसरा बीच में सवाल करता है, फिर तीसरा वहीं से सवाल करेगा इससे पहले कि आपने जवाब दिया हो। तो बहुत बम्बार्डमेंट होती है सवालों की एट ए टाइम। मे बी दिस इज़ ऑन पर्पज ऑफ कोर्स टू टेस्ट यू योर पेशेंस और आपकी कामनेस। तो यू हैव टू स्टे काम और तमीज़ तरीके से जवाब देते रहना है। और इनकेस एक बात ख़त्म हो जाए तो यू कैन रिलेट टू द प्रीवियस पार्ट जो कि हो रही थी मैडम से, जिनको पूरा जवाब आपने नहीं दिया था। तो अपनी हॉबीज़ ऑलरेडी सोच के जाएं जो कि आपने लिखनी है और कैसे डिफेंड करना है अपनी हॉबीज़ को। उसके अलावा इट इज़ सेड कि वो कुछ भी नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव बात पकड़ के अबाउट पाकिस्तान, अबाउट योर कंट्री, अबाउट द स्टेटमेंट दैट यू हैव प्रोवाइडेड, वो बहुत आपको उस पर इंसिस्ट करेंगे कि यू हैव टू से दिस, कि भाई हाँ वो लोग ठीक बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तो गया गुजरा मुल्क है, पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हैं, सिविल सर्विस का कोई हाल नहीं है, ये है वो है। तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से कैंडिडेट्स ने बताया कि 5 to 10 मिनट्स की डिस्कशन इस पे हुई थी कि वो जो है इंस्टिगेट कर रहे थे आपको कि आप जो है कुछ ऐसा बोलें कि भाई हाँ आपके अगर अंदर में कुछ छुपा हुआ है, कोई नेगेटिविटी छुपी हो तो वो बहुत ज़्यादा एग्जिबिट हो जाए बाहर। तो वो किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं होते कि नहीं भाई कुछ अच्छा चल रहा है, वो तो बोलते हैं पता नहीं कौन से जहन्नुम में है, हम इस तरीके से शो कराते हैं। तो जी अगर आपने एक ओपिनियन दी है कि पाकिस्तान इज़ ग्रोइंग, पाकिस्तान इज़ डेवलपिंग, सिविल सर्विस स्ट्रक्चर ठीक है बट इट नीड्स इम्प्रूवमेंट, इस तरीके की बातें करनी है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि हाँ कोई हाल नहीं है सिविल सर्विस का, पाकिस्तान की इकोनॉमी डूबी हुई है, ये है वो है, हमारे बुक्स गलत बता रहे हैं और हमारी हिस्ट्री गलत बता रही है और हमें गलत पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ गलत है, ऐसी कोई बात नहीं करनी। स्टे पॉजिटिव। तो आपको बहुत ज़्यादा इंस्टिगेट किया जाता है कि भाई अटर समथिंग नेगेटिव, जिससे आपकी असलियत ज़ाहिर हो, जिससे आपका इनर दिमाग ज़ाहिर हो। तो यू हैव टू रिमेन फर्म ऑन योर ओपिनियन, जो भी आपका है, और ओपिनियन शुड बी पॉजिटिव। और बाकी इम्प्रूवमेंट की हर जगह ही ज़रूरत होती है, नो मैटर। तो इट कैन बी सेड दैट। बाकी ओवरऑल साइकोलॉजिकल इंटरव्यू इज़ क्वाइट जनरल इन नेचर, बस आप ही को डिस्कस किया जाता है और आपके एक एक जेस्चर को, एक एक पोजीशन को, हाथ की पोजीशन, आप बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज़ कर रहे हैं, आपका पोस्चर क्या है बैठने का, अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके हाथों का स्टाइल क्या है, वेदर यू आर यूजिंग बॉडी लैंग्वेज, हाथ यूज़ कर रहे हैं कि नहीं इशारों में। और जब हाथ यूज़ करते हैं तो उसको भी गौर से देखा जाता है कि किस तरीके की लैंग्वेज है या हाथों की। तो एवरीथिंग इज़ नोटिस्ड। बल्कि आपको जब वो थैंक यू कर देते हैं तो आप जब बाहर की तरफ जाने लगते हैं तो दे कीप नोटिसिंग यू कि आपका चलना कैसा है, इज़ इट कॉन्फिडेंट, इज़ इट डल, इट इज़ फास्ट, या जो भी है, या फिर यू आर कन्फ्यूज। तो एक एक मूवमेंट जो है ना वो वहाँ पे ऑब्जर्व होता है। सो जब तक आप बिल्कुल दरवाजे बाहर ना जाएं, बी कॉन्फिडेंट एंड स्टे काम। उसके अलावा लास्ट में इस प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद आई वुड से कि लाइट कलर का सूट ना पहना जाए, क्योंकि ये किसी फ्रेंड के साथ हुआ था कि उस बंदे ने लाइट कलर के कोट पैंट्स पहने थे और फिर जब उन्होंने कलर्स के साथ, पेंसिल वगैरह के साथ खेला तो फिर उन कलर्स के और पेंसिल वगैरह के दाग उनके कपड़ों पे आ चुके थे, जो कि इतने ज़्यादा विजिबल नहीं थे बट देयर वर चांसेस के ज़्यादा विजिबल हो सकते थे। तो इट्स बेटर कि अगर लड़के हैं तो कंपेरेटिवली बोल्ड और डार्क कलर पहन जाएं आउटर वाला, और अगर लड़कियां हैं तो पेस्टल कलर्स आर रिकमेंडेड ड्रेसिंग कोड में।
तो ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए और ऑफिशियल होनी चाहिए। तो जी दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। जो भी मुझे सोशल मीडिया से, कैंडिडेट से, हर जगह से इंफॉर्मेशन मिली, आई शेयर्ड इट विथ यू। कुछ भी क्वेश्चन हो तो लेट मी नो कमेंट्स में, फिर उस पर अलग से वीडियो बना लेंगे। जैसे ही कैंडिडेट्स का इंटरव्यू एक्सपीरियंस होता है वी विल टू शेयर दिस एज वेल। सो शेयर दिस वीडियो एंड हेल्प अदर्स। अगर उनका इंटरव्यू भी ड्यू है तो लेट देम नो द प्रोसेस। थैंक यू।